Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology 1, Unit 3, Multiple Choice Questions. So third unit Pharmacology उसको हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और कुछ और एमसीक्यूज जो पूछे जा सकते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन अबाउट थर्ड यूनिट। तो क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर यानी कि बीटा ब्लॉकर की बात हो रही है दैट इज प्राइमरली एलिमिनेटेड अनचेंज्ड बाय रीनल एक्सक्रीशन। ये चार ड्रग आपको दी हैं, पहले तो इनमें से देख लो कि इनके अंदर से आपके बीटा ब्लॉकर कौन से हैं। तो ठीक है, सारे ही आपके बीटा ब्लॉकर हैं। ठीक है, अब इनमें से ये बताना है कि कौन सी वो ड्रग है जो अनचेंज कंडीशन में बिना चेंज हुए बिना मेटाबोलाइज हुए एज इट इज जो है आपके यहाँ पर एक्सक्रीट आउट हो जाती है, वो कौन सी ड्रग है। तो आपका करेक्ट आंसर है एटेनोल। एटेनोल का मेटाबॉलिज्म होकर के ये अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं होती है। सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर डी। Next take question number second that in the patient with the myocardial infarction that is MI हुआ है किसी को, ठीक है, तो हम क्या दे रहे हैं वहां पर बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स दे रहे हैं विच आर यूज विद द फॉलोइंग एम्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब हम बीटा ब्लॉकर यहाँ पर देंगे तो ये क्या क्या आपके एम को फुलफिल करेगा। फर्स्ट है कि इट रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ रिफ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की जो कंडीशन है उसको यहाँ पर रिड्यूस कर देगा। टू प्रिवेंट द कार्डियक अरिथमिया, ठीक है, कार्डियक अरिथमिया की जो कंडीशन है उसको प्रिवेंट करेगा, उसको रोक देगा। ठीक है, थर्ड है मायोकार्डियल साल्वेज की, जो हार्ट की जो आपकी मसल्स हैं मायोकार्डियल है वहां पर साल्वेज करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ द वो कि भाई जब हम यहाँ पर मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं तो ये उस मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन की कंडीशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर रिदम को हार्ट के अंदर मेंटेन करते हैं और जो भी इनकन्वीनियंस हो रहा है हार्ट की सेल्स के अंदर मसल्स के अंदर उसको ट्रीट करते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड दैट इन द कॉन्जेनाइटल डोपामीन बीटा हाइड्रोलेज डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कि अगर हमारे पास यहाँ पर कॉन्जेनाइटल डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डोपामीन के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डोपामीन की बेसिकली यहाँ पर डोपामीन का हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा, ये एंजाइम नहीं है। तो ठीक है, तो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। सही बात है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन नहीं बन पाएंगे क्योंकि डोपामीन के हाइड्रोक्सिलेशन से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये बात सही होगी। इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ डोपामीन, ऑब्वियस सी बात है कि इसके आगे वाला मेटाबोलाइट नहीं बनेगा तो इसकी डोपामीन की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, बिल्कुल सही बात। थर्ड है इंटेक्ट कोलिनर्जिक इनर्वेशन, बिल्कुल सही बात है कि कोलिनर्जिक इनर्वेशन जैसा इफेक्ट यहाँ पर देने को देखने को मिलेगा। आपको पता ही है कि डोपामीन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो डोपामीन क्या करता है आपके सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट देता है जो कि यहाँ पर कोलिनर्जिक इनर्वेशंस को यहाँ पर इंटेक्ट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबोव। Next take question number 4 that the site of action of D-tuberculinin is, D-tuberculinin क्या होती है, हमारे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, जो मसल एंड प्लेट होती है वहां पर जाकर के आपके एक्शन देती है। तो ये क्या है, आपके स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, और ये क्या करती है आपके मसल एंड प्लेट पर जाकर के यहाँ पर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को चेंज करके क्या देती है, मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है। तो किस पे काम करती है, मसल एंड प्लेट पे। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 दैट द फॉल इन द ब्लड प्रेशर कोज्ड बाय द ट्यूबरक्युलिन इज ड्यू टू, कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर के अंदर बीपी के अंदर जो आपके फॉल होता है, कमी होती है, वो किसकी वजह से होती है, ट्यूबरक्युलिन की वजह से। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, रिड्यूस वीनम रिटर्न, ठीक है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज करता है, ठीक है, हिस्टामिन रिलीज भी करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव कि जब डी ट्यूबरक्युलिन यहाँ पर दिया जाता है तो ये होता है आपके स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, और ये क्या करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, और जिसकी वजह से जो वीनस होता है, वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो वीनस रिटर्न यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। गैंग्लियोनिक जो गैंग्लियाज होते हैं वो आपके ब्लॉक हो जाते हैं और हिस्टामिन यहाँ पर रिलीज होने लगता है। तो
ये तीनों एक्शन देखने को मिलते हैं, दैट इज वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 दैट द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर which is having a pro-dominant anticholinergic action is, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है जिसका एक प्रोडोमिनेटिंग एंटी एंजाइनल एक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है एलक्यूरोनियम, वेनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरेनियम एंड गेलामाइन इथियोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गेलामाइन ट्राई इथियोडाइड। ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पर मसल्स को ब्लॉक करके एंटी एंजाइनल एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो करेक्ट आंसर इज गेलामाइन ट्राई इथोआइड, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 दैट द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग, जो कि नर्व्स से मसल के अंदर होने वाले इंपल्स ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देता है, डू नॉट प्रोड्यूस सेंट्रल एक्शन, ये सीएनएस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता, क्यों? क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। सही बात है। तो ऑप्शंस क्या हैं कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द ब्रेन, गलत बात है, प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, बिल्कुल सही, ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाता, इस वजह से सीएनएस एक्शन नहीं दे पाता। दे आर सेस्क्यूट्रेटेड इन द पेरिफेरी बाय द टाइट बाइंडिंग टू द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, कि स्केलेटल मसल्स के साथ टाइटर बाइंड हो जाता है, इस वजह से पहुंच ही नहीं पाता, ऐसा कुछ नहीं है। दे डू नॉट आयनाइज एट द ब्रेन पीएच, ब्रेन के पीएच पर आयनाइज नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, इस वजह से एक्शन नहीं दे पाते, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 दैट द पेनक्यूरेनियम डिफर्स फ्रॉम द ट्यूबोक्यूरेनियम, पेनक्यूरेनियम ट्यूबोक्यूरेनियम से किस सेंस में डिफर है? इट इज अ डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, इट्स एक्शन इज नॉट रिवर्स बाय द नियोस्टिग्मिन। ठीक है, नियोस्टिग्मिन इनके एक्शन को कर सकती है रिवर्स। इट कैन कोज राइज इन द बीपी एंड ऑन रैपिड आईवी इंजेक्शन, जब इसको इंट्रावीनस इंजेक्शन से दिया जाता है तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ओके, ठीक है, एक हमने बोला था ना इसके एक्शंस के अंदर कि वीनस रिटर्न को कम करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है यहाँ पर बीपी इंक्रीज हो जाता है। सही बात है कि जब इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू देते हैं तो यहाँ पर इंक्रीज्ड बीपी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, इट कोजेज मार्क्ड हिस्टामिन रिलीज, हिस्टामिन को रिलीज तो करता है पर वो कौन करता है? ट्यूबोक्यूरेनिन करता है, पेनक्यूरेनिन नहीं करता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 दैट द मस्कैरिनिक रिसेप्टर एट द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स कोजिंग, कि जो जीपीसीआर होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं आपके, उन पर जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? इन एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी, एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लीज, एक्टिवेशन ऑफ पोटेशियम एंड इनिबिशन ऑफ कैल्शियम। देखो जीपीसीआर पे वैसे तो ये तीनों ही एक्शन देखने को मिलते हैं, पर हम स्पेसिफिकली यहाँ पर मस्कैरिनिक रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई हम यह बोल रहे हैं कि भाई जब ये जीपीसीआर रिसेप्टर्स आपके मस्कैरिनिक रिसेप्टर होते हैं तो वहां पर पोटेशियम का तो होता है एक्टिवेशन और कैल्शियम का होता है इनिबिशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। Next है क्वेश्चन नंबर 10 that post operative muscle soreness may be a side effect of the following neuromuscular blocking agent। इन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के अंदर हमको बताना है कि कौन सी ड्रग है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव मसल सोरनेस यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, यानी ऑपरेशन के बाद में जो मसल होती है वो सोरो हो जाती है, ये किसका साइड इफेक्ट है? तो ये आपके सक्सेनाइलकोलिन का साइड इफेक्ट है, दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 दैट फॉलोइंग ड्रग इनहांसेस इवॉक्ड रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, इनमें से कौन सी ड्रग है आपके जो एसिटाइलकोलिन के रिलीज को यहाँ पर बढ़ा देती है? ऑप्शंस आर 4 अमीनोपाइरिडीन, एमिनो एमी एमिकोल, मैग्नीशियम आयन एंड नन ऑफ द अबोव, सो द करेक्ट आंसर इज 4 अमीनोपाइरिडीन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Next take question number 12 that which of the following muscle relaxant can be used to control this spasticity associated with the upper motor neuron paralysis, कि इनमें से कौन सा आपका मसल रिलैक्सेंट होगा जिसको यहाँ पर यूज किया जाएगा, किसके लिए? स्पास्टिसिटी को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पर जो मोटर न्यूरॉन्स है उनको पैरालाइज कर देने के लिए, उनके पैरालिसिस के लिए कौन सी ड्रग को यूज करेंगे? तो करेक्ट आंसर है आपका बैक्लोफेन।
बैक्लोफेन जो आपके ड्रग है ये मसल्स को रिलैक्स तो चारों ही करती है, मसल रिलैक्सेंट तो आपके चारों ही है, लेकिन इनमें से स्पेसिफिकली हमको बताना था जो कि अपर मोटर न्यूरॉन को पैरालिसिस कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर इज बैक्लोफेन। ठीक है। Next, take question number 13, that which of the muscarinic agonist is susceptible to the hydrolysis by the choline esterase। जो कोलिन एस्टरेज एंजाइम होता है उसके हाइड्रोलिसिस के लिए कौन सा मस्कैरिनिक एगोनिस्ट है जो यहाँ पर ससेप्टेबल होता है। देखो मस्कैरिनिक एगोनिस्ट में तो आपके ये चारों ही आ जाएंगे, सारे आपके कोलिनर्जिक्स ही हैं। अब यहाँ पर कोलिन एस्टरेज जो एंजाइम है उसके हाइड्रोलिसिस को लेकर के कौन सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होता है, किसका हाइड्रोलिसिस सबसे पहले होगा, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेथाकोलिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दैट डाइहाइड्रोइर्गोटामीन डिफर्स फ्रॉम द इर्गोटामीन। ठीक है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इर्गोटामीन और डाइहाइड्रोइर्गोटामीन का मतलब ये है कि इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है ये, तो ये किस फॉर्म में यहाँ पर डिफरेंस होगा, मतलब एक्शन के फॉर्म में, ये तो केमिकल बात हो गई कि रिडक्शन हो रखा है, लेकिन उसका इफेक्ट किस फॉर्म में डिफर होगा कि इट इज अ मोर पोटेंट एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एंड लेस पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। देखो ये बात तो सही है कि ये जो है डाइहाइड्रोइर्गोटामीन, ये इर्गोटामीन के कंपैरिजन में ज्यादा पोटेंट होता है और एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का काम करता है, बिल्कुल सही बात है ना। और वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए लेस पोटेंट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज मोर पोटेंट ऑक्सीटोक्टिक। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि डाइहाइड्रोइर्गोटामीन जो है वो ऑक्सीटोक्टिक होता है। ऑक्सीटोक्टिक का मतलब है यूट्रस पे ये यहाँ पर काम करता है और यूट्रस को स्टिमुलेट करता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन ये करवाता है। ठीक है, लेकिन इर्गोटामीन भी वहां पर यूज होता है और वही ज्यादा पोटेंट होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इट हैविंग एंटी इमिटिक प्रॉपर्टी, नहीं। इट हैविंग लेस पोटेंट टू द एड्रेनर्जिक ब्लॉकर but मोर पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, नहीं, अपोजिट बोल दिया ये तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दो। ड्रग है कोडर गोक्राइन, ये बेसिकली यूज होती है किसके लिए, डिमेंशिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दैट द अमीन इर्गोट एल्कलॉइड। ठीक है, वो एर्गोट एल्कलॉइड जिसके अंदर अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, ये डिफर है किसके साथ, अमीनो एसिड के साथ, और इर्गोट एल्कलॉइड के साथ किसके अंदर, कि जो इर्गोट एल्कलॉइड के अंदर अमीनो एसिड होता है और जो यहाँ पर सिर्फ अमीन होता है, इन दोनों में मेन क्या डिफरेंस होता है, हाई ओरल बायोअवेलेबिलिटी, better CNS penetrability, weaker oxytocin action and strong anti-5HT action। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये क्या करता है, मेन जो डिफरेंस होता है वो होता है इनकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी के अंदर, कि यहाँ पर जो अमीन वाले इर्गोट एल्कलॉइड होते हैं उनकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, ओरली रूट से ज्यादा एक्शन दे पाते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, दैट करेक्ट select the correct statement in relation to the drug therapy of migraine। माइग्रेन की जो मेडिसिन आती है उसके बारे में क्या बात बोली है, देखो कि सिंपल एनाल्जेसिक लाइक पैरासिटामोल आर इनइफेक्टिव इन माइग्रेन, नहीं दे सकते हैं। एनाल्जेसिक का काम होता है पेन रिलीफिंग, किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं, तो ये गलत बात हो गई, दे सकते हैं। इर्गोट एल्कलॉइड्स यूज फॉर द प्रोफाइलेक्सिस एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन अटैक। अच्छा, नेक्स्ट है यूज ऑफ एर्गोट एल्कलॉइड इज रेस्ट्रिक्टेड टू सीवियर एंड रेजिस्टेंस केसेस। देखो एर्गोट एल्कलॉइड जो होते हैं ना वो एल्कलॉइड होने के साथ साथ थोड़े से इरिटेटिंग होते हैं और ना और थोड़ा सा इनका मतलब अनइंटेंशनल इफेक्ट भी देखने को मिलता है, तो एर्गोट एल्कलॉइड ऐसे कहीं भी नहीं देते। ठीक है, तो सीवियर और रेजिस्टेंस केसेस के अंदर इनको इनका जो यूज होता है ना, जब यहाँ पर सीवियर केसेस है तो उसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, नहीं देना, कि अगर सीवियर कंडीशन है माइग्रेन वाली तो नहीं देना। नॉर्मल माइग्रेन में जरूर देते हैं, इर्गोट एल्कलॉइड्स भी यूज किए जाते हैं माइग्रेन के अंदर, ये सही बात है, लेकिन अगर आपकी सीवियर कंडीशन है, रेजिस्टेंस केस है, तो वहां पे नहीं देना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि इर्गोट एल्कलॉइड शुड बी गिवन टिल 24 हावर्स आफ्टर एन अटैक ऑफ सबसाइड, 24 घंटे बाद देंगे, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत बात है।
ये भी एक बात सही है कि एर्गोट एल्कलॉइड्स यहाँ पर प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी देते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी देते हैं। माइग्रेन के जो अटैक आते हैं उसमें देते हैं, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं वैसे तो एर्गोट एल्कलॉइड्स को, पर फिर भी सीवियर केसेस में नहीं दे सकते। सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 दैट इर्गोटामीन रिलीज माइग्रेन बाय, इर्गोटामीन कैसे ट्रीट करता है, ठीक है, ब्लॉकिंग द वेस्कुलर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ब्लॉक, वैसे ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का ब्लॉकर तो है, ये बात तो सही है, लेकिन माइग्रेन के अंदर इस तरीके से काम नहीं करता। नेक्स्ट है कि क्योंकि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने से सिरदर्द ठीक नहीं होगा ना। नेक्स्ट है ब्लॉकिंग द वेस्कुलर 5HT2 रिसेप्टर, dilating the corneo-arteriovenous shunt channel and constricting cranial vessels and reducing the peripheral neurogenic inflammation। ये बिल्कुल सही है कि एर्गोटामीन बेसिकली कैसे काम करता है कि जो क्रेनियल नर्व्स होती है, क्रेनियल वेसल्स होती है, उनका तो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है और आपके जो न्यूरोजॉनिक इन्फ्लेमेशन यहाँ पर होता है उसको रिड्यूस कर देता है, मतलब पेरीवेस्कुलर के अंदर जो न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करता है और जो क्रेनियल वेसल्स होती है आपकी उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमन यूज फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन, कौन सी यूज करते हैं, इर्गोटामीन भी करते हैं, प्रोप्रानोल भी करते हैं, मिथाइल सर्जिट एंड सुमिट्रिप्टलिन। वैसे तो सारी ड्रग दे सकते हैं लेकिन ये कह रहा है मोस्ट कॉमनली कौन सी देते हैं, तो कॉमनली देते हैं प्रोप्रानोल, दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, ठीक है, उनका जब स्टिमुलेशन होता है बाय द मस्कैरिनिक एगोनिस्ट, मस्कैरिनिक एगोनिस्ट के थ्रू, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सलाइवेशन सिक्रीशन, बिल्कुल सही बात है, ब्रोंकियो सिक्रीशन, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली क्या करता है, जो मस्कैरिनिक एगोनिस्ट है मतलब कोलिनर्जिक है, कि जब कुत्ता पीछे पड़ रहा था और वो रुक गया है अभी, तो आप हाफने लग जाओगे, स्वेटिंग होने लगेगी, आप ऐसे सलाइवा सिक्रीट करने लग जाओगे, ब्रोंकियल सिक्रीशंस भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे, सारी चीजें देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दतूरा स्ट्रोमियम that is thorn apple mainly contains the following muscarinic agonist. So the options are atropine, hyoscine, homoatropine and dicyclomine। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो आपका धतूरा स्ट्रोमियम है जिसे थ्रोन एप्पल भी बोला जाता है, ये आपके मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट का काम करता है। ठीक है, तो इनमें से अच्छा ये आपके बेसिकली यहाँ पर मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होता है, तो इसका मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है एट्रोपिन, हायोसिन, होमोएट्रोपिन और डाइसाइक्लोमिन। देखो ये तीनों तो एक ही कैटेगरी के हो गए, ये थोड़ा सा आपका अलग हुआ, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर हायोसिन। ठीक है, हायोसिन जो होता है वो धतूरा स्ट्रोमियम का जो इफेक्ट होता है उसको अपोज करके इसके लिए एंटीडोट का यहाँ पर काम करता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 दैट बीटा ब्लॉकर्स जो आपकी ड्रग होती है इट इज मेनली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब कौन सी कंडीशन में नहीं देना है, तो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एंजाइटी स्ट्रेस देते हैं, हाइपर थायरोडिज्म की कंडीशन में दे सकते हैं, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी एमआई में तो देते ही हैं इसको। ठीक है, फोर्थ है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, उसमें इसको नहीं देंगे क्योंकि वेसल्स का क्या करता है ये यहाँ पर डायलेशन करके, ठीक है, बेसिकली देखो हाइपरटेंशन की कंडीशन में बीटा ब्लॉकर्स को देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वीनस रिटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हिस्टामीन रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो पेरिफेरल अगर कोई वेस्कुलर डिजीज हो रखी है क्योंकि वेसल्स पर इसको काम करना है और वेस्कुलर डिजीज हो रखी है तो उस कंडीशन में इसको नहीं देंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअल में बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इनका मेन काम ही ये है कि ये जो हार्ट के ऊपर वर्कलोड होता है ना उसको ये रिड्यूस करते हैं। ठीक है, वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली ये क्या करते हैं, जो वेसल्स होती है उन पर एक्ट करते हैं, तो अगर वेसल्स के अंदर कोई डिजीज स्टेट है तो फिर वो वहां पर इश्यू बन सकता है, इसलिए इसको इस कंडीशन में नहीं देंगे। नेक्स्ट है कि बीटा ब्लॉकर्स अवॉइडेड इस किस कंडीशन में अवॉइड किए जाते हैं बीटा ब्लॉकर, ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में, ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में तो हम यहाँ पर एड्रेनर्जिक्स देते हैं, यानी कि एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं, एंटागोनिस्ट नहीं देते। ठीक है,
फ्यू साइटोक्रोमा में देते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन में देते हैं, माइग्रेन में बीटा ब्लॉकर्स यूज किए जाते हैं। इन तीनों कंडीशन में तो यूज किए जाते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में नहीं यूज किए जाते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 दैट द प्रिफरेंशियल बीटा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट इज। प्रिफरेंशियल जो स्पेशली सिर्फ आपके बीटा 1 ब्लॉकर पर, बीटा 1 रिसेप्टर पर जाकर ही यहाँ पर उसको ब्लॉक करके एक्शन देंगे। ठीक है, तो प्रिफरेंशियल बीटा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर कौन सी ड्रग है आपके यहाँ पर? प्रोप्रानोल, एटेनोल, फेनब्यूटेनॉल एंड ऑक्सीप्रेनोल। सो करेक्ट आंसर इज एटेनोल, ऑप्शन नंबर बी। एटेनोल के बारे में हमने एक और स्टेटमेंट यहाँ पर दिया था कि जो एटेनोल हमारी ड्रग होती है, ठीक है, उसके लिए हमने एक और स्टेटमेंट दिया था अभी थोड़ा टाइम पहले कि एटेनोल जो ड्रग है हमारी, ये बीटा ब्लॉकर से तो बिलोंग करती ही है, लेकिन एक और चीज हमने बोली थी कि एटेनोल जो ड्रग है हमारी वो और भी कुछ कर रही थी, ये कि ये जो है प्रिफरेंशियल बीटा 1 ब्लॉकिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 दैट प्राजोसिन इज। आपको पता है प्राजोसिन किस पे काम करती है? अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होती है ये। ठीक है, कैसे काम करती है? प्रोड्यूसेस प्रिफरेंशियल अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग it having half life of 24 hour. It can worsen the lipid profile in the hypertensive patient, hypertension में देते ही नहीं है, and does not depress the baroreceptor function। करती है, baroreceptors को डिप्रेस कर देती है, गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये है कि भाई हाँ अल्फा रिसेप्टर पर बाइंड करती है, ये भी सही बात है, लेकिन प्रिफरेंशियल अल्फा 1 नहीं है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है कि इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो 24 आवर होती है। दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next है क्वेश्चन नंबर 26 दैट द ऑर्गन एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ एट्रोपिन। हमको बताना है कि जो पर्टिकुलर कौन सा ऑर्गन है जो एट्रोपिन के एक्शन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर इफेक्ट करती है एट्रोपिन, सही बात है, सलाइवरी ग्लैंड्स पर करती है, यूरिनरी ब्लैडर पर करती है, हार्ट पर करती है। ठीक है, काम तो ये सब पे करती है, लेकिन कौन सबसे ज्यादा यहाँ पर सेंसिटिव है एट्रोपिन के लिए? तो सलाइवरी ग्लैंड। आपने ड्राई माउथ इसके सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स में देखा होगा, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है एट्रोपिन का ड्राई माउथ, क्योंकि यहाँ पर सलाइवरी सिक्रीशंस जो होते हैं वो आपके इनिबिट हो जाते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 दैट द एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स आर प्रीफर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस की जो कंडीशन है उसके अंदर कौन सा एंटी मस्कैरिनिक एजेंट है जो यहाँ पर दिया जाता है? ऑप्शन है आपके पास एट्रोपिन, मिथोनाइट्रेट, स्कोपोलामीन, होमोएट्रोपिन, मिथाइल ब्रोमाइड एंड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर मोशन सिकनेस की जो कंडीशन है उसके ट्रीटमेंट के अंदर कौन सा आपके एंटी मस्कैरिनिक एजेंट होता है जिसको यहाँ पर प्रीफर किया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज स्कोपोलामीन। की स्कोपोलामीन बेसिकली हमारी वो ड्रग है जो कि मोशन सिकनेस में हमको ट्रीट करके और एंटी मस्कैरिनिक इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 दैट द बेलेडोना पॉइजनिंग इज बेस्ट ट्रीटेड विद। बेलेडोना की अगर पॉइजनिंग हो जाएगी तो क्या देंगे? ठीक है, देख लेते हैं। न्यूस्टिकमीन, फाइसोस्टिकमीन, एसिटाइल कोलिन एंड एड्रेनलिन। देखो, ये दोनों तो सेम क्लास की हो गई, ये आपके कोलिनर्जिक हैं, ये भी कोलिनर्जिक ही है वैसे तो दोनों, और ये एड्रेनलिन है ना। अगर आप यहाँ ऑप्शन एलिमिनेटिन वाला लगाते ना तो आप एड्रेनलिन लगाते वहां पर, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ एंटीडोट्स आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे कि ये पर्टिकुलर अगर इसकी पॉइजनिंग हुई है तो ये एंटीडोट देना है, इसकी पॉइजनिंग हुई है तो ये एंटीडोट देना है, अगर स्नेक विनम बाइट हुआ है तो आपको क्या देना है। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीजें जो एज इट इज याद होनी चाहिए, इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो कि जब भी बेलेडोना की पॉइजनिंग हुई है तब हमेशा क्या देते हैं? फाइसोस्टिगमिन देते हैं। दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 that the drug that produces neuromuscular blockage by the persistent depolarization, कि persistent depolarization जो रहता है उसके अंदर हमारा जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होगा, जो नर्व्स से मसल के अंदर, जो मसल के अंदर सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो और करके परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन यहाँ पर करता है, उसका क्या सबसे बेस्ट एग्जांपल है?
ठीक है, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, ये भी है, ये है, ये है। ठीक है, चारों ही न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा है कि जो परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन करता है, ठीक है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर डीपोलराइजेशन बना रहता है, तो वो ड्रग है आपकी मेथिओनियम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डी डेकामेथोनियम, है ना, डेकामेथोनियम विल बी द करेक्ट आंसर। Next is question number 30, that the agents that block the neuromuscular transmission of acetylcholine acts via, ठीक है, वो एजेंट जो कि क्या करते हैं, आपके एसिटाइलकोलिन का जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। उन एजेंट्स का आना है जो कि यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जो ट्रांसमिशन हो रहा है नर्व्स से मसल के अंदर, ठीक है, एसिटाइलकोलिन के थ्रू उसको यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, इनिबिटिंग एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस, इनिबिटिंग एसिटाइलकोलिन रिलीज, इनिबिटिंग पोस्ट सिनेप्टिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। देखो क्या बोल रहे हैं कि वो एजेंट्स जो कि एसिटाइलकोलिन जो आपकी ड्रग है उसके थ्रू जो नर्व्स से मसल्स को ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, उस को ब्लॉक कर देते हैं। तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस नहीं होने दो, ठीक है, उसको ब्लॉक करके कर सकते हैं, एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस को इनिबिट करके, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनिबिट करके, और पोस्ट सिनेप्टिक जो नर्व एंडिंग्स है वहां पर एसिटाइलकोलिन के एक्शन को इनिबिट करके, तीनों तरीके से एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, that the skeletal muscle relaxant causing a significant release of histamine is, ठीक है, आपको उस स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के बारे में बताना है जो कि यहाँ हिस्टामीन का रिलीज करवाता है। ठीक है, हिस्टामीन का रिलीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। डी ट्यूबिक्यूरेनिन क्या करता है, हिस्टामीन रिलीज करवाता है, वीनस रिटर्न करवाता है, वेस्कुलेचर वीनस रिटर्न करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ये बात, तो करेक्ट आंसर हमको वैसे ही पता चल गया कि डी ट्यूबोक्यूरेनिन की बात हो रही है। यही क्या करता है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में हिस्टामिन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 32, दैट द एंटीबायोटिक बतानी है, तो चारों एंटीबायोटिक है, ठीक है, दैट में एक्यूनेट द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, जो क्या करता है, यहाँ पर जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हुआ है डी ट्यूबोक्यूरेनिन के थ्रू उसको एक्यूनेट कर देता है, मतलब उसको ब्लॉकेज को इनिबिट कर देता है। तो ऑप्शन है आपके पास पेनिसिलिन जी, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल। तो यहाँ पर जो आपकी करेक्ट ड्रग होगी वो होगी स्ट्रेप्टोमाइसिन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, दैट सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट इज, सीएनएस पे काम करने वाला स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कौन सा है जो सीएनएस पे काम करता है। तो ऑप्शन है केरियाइसोप्रोड्रोल, डेंट्रिलियोन, गेलेंटामाइन और सक्सिनाइल कोलिन। जो सेंट्रली काम करता है, ध्यान रखना पेरिफेरल की बात नहीं हो रही, सेंट्रली की बात हो रही है, दैट इज वाई आपका केरियाइसोप्रोडोलोन की बात होगी। ये तीनों हमारे पेरिफेरली एक्टिंग जो है आपके स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होते हैं, तीनों ही ड्रग, ग्लेंटामाइन भी, सक्सिनाइल कोलिन भी और डेंट्रोलिन भी। सिर्फ ये केरी आइसो प्रोडोल है आपकी ड्रग जो कि सीएनएस पे काम करती है, सेंट्रली यहाँ पर स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करती है। सेंट्रली का मतलब ये होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके, सिग्नल भेज करके स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करवाया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, दैट द बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर क्या क्या करते हैं, तो देखो, रिलीव द सिम्टम्स ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, शुड नॉट यूज अलोंग विद द कार्बीमाजोल। ये सारी जो बात हो रही है ना वो थायराइड ग्लैंड की जो ड्रग्स हो रही है उसके रिलेट में हो रही है कि जो थायराइड पर काम करती हैं उन ड्रग्स के साथ में हम बीटा ब्लॉकर को देंगे तो ये आपके थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स को रिलीव करेगी, बिल्कुल सही बात है। शुड नॉट बी यूज विद कार्बेमाजोल, दे सकते हैं कार्बेमाजोल के साथ, कोई इश्यू नहीं है, पर यहाँ नॉट बोल दिया ना, इस वजह से ये गलत हो गया। रिड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन इन द ग्लैंड, ऐसा कुछ नहीं करती, ग्लैंड का जो सिंथेसिस हो रहा है हार्मोन के अंदर उसको कोई अफेक्ट नहीं करती, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। शुड नॉट बी गिवन बिफोर द थायराइड सर्जरी, दे सकते हो, कोई इशू नहीं है,
है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों बातें जो हैं गलत कही गई है। सही बात ये है कि थायरोटॉक्सिकोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें रिलीफ दिलाती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर इज इन पावरफुल एंड आल्सो हैज अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इनमें से कौन सी आपके अल्फा एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है जो कि यहाँ पर काफी पावरफुल भी है और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी काफी ज्यादा है। पहली बात तो ये कि ये चारों ही ड्रग नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, बाकी तीनों ड्रग जो रहेगी आपकी अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ड्रग है, ठीक है, ये सही बात है। अब नेक्स्ट हमको बताना है कि जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो इन तीनों के अंदर जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सबसे ज्यादा है वो है आपकी फिनोक्सी बेंजामिन की, ठीक है। फिनोक्सी बेंजामिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सबसे ज्यादा होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36 दैट द हार्ट हैविंग बीटा सिंपैथेटिक वेगस एज वेल एज पैरासिम्पथेटिक ड्राइव, ठीक है। हार्ट का जो इफेक्ट रहता है, हार्ट का इफेक्ट होता है सिंपैथेटिक पर और पैरासिम्पथेटिक पर। सिंपैथेटिक पर एज इन बीटा 1 और पैरासिम्पथेटिक पर वीगस नर्व पर। तो इफ साइमल्टेनियसली बोथ आर ब्लॉक बाय द बीटा ब्लॉकर, अगर हमने बीटा ब्लॉकर दिया है और बीटा ब्लॉकर ने दोनों के एक्शन को यहाँ पर इनिबिट किया है, ब्लॉक किया है, ठीक है, देन द हार्ट विल, तो हार्ट यहाँ पर क्या करेगा, अगर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पथेटिक दोनों ड्राइव यहाँ पर बंद हो गए, ठीक है, तो क्या होगा कि हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगी। बीट ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की वजह से करती रहेगी बीट, हार्ट बीट चलती रहेगी। नेक्स्ट है बीट विद अ वेरी स्लो रेट, स्लो रेट से बीट करेगी विद अ वेरी, और बीट विथ इट्स इंट्रेंसिक रेट दैट इज अबाउट 100 पर मिनट। वही नॉर्मल आपको बताया कि नॉर्मली हार्ट रेट कितनी होती है, 72 पर मिनट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हमने कि हमने बीटा ब्लॉकर्स के दिया और बीटा ब्लॉकर्स को दिया और साथ में एट्रोपिन को यहाँ पर दिया, है ना। एट्रोपिन ने तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया और बीटा ब्लॉकर्स ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया। तो अब हार्ट जो रहेगा वो किस रेट से यहाँ पर बीट करेगा, तो वो अपनी इंट्रेंसिक रेट दैट इज 100 पर मिनट की रेट से यहाँ पर बीट करेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 that side effect which is observed only with these use of beta blockers and not with the other sympathetic blocking agent। आपको साइड इफेक्ट्स बताने हैं। ये साइड इफेक्ट आप ऑब्जर्व करोगे किसके साथ, सिर्फ जब आप बीटा ब्लॉकर दोगे, ठीक है, सिर्फ आप पर्टिकुलर बीटा रिसेप्टर को ही ब्लॉक करोगे, नॉट विद अदर सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट। सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट का मतलब तो ये है अल्फा भी ब्लॉक हो रहा है, बीटा भी ब्लॉक हो रहा है। तो यानी कि जब आपके अल्फा ब्लॉक नहीं होगा, सिर्फ बीटा ब्लॉक होगा, तब कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेडेशन एंड ड्राउजीनेस, ठीक है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन या रिफ्लेक्स ट्रेकिकार्डिया। तो यहाँ पर बीटा ब्लॉकर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेडेशन और ड्राउजीनेस के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। कौन सी ड्रग होगी आपकी यहाँ पर जो कि एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इनहिबिट करेगी। ध्यान देना, रिलीज की बात हो रही है, सिंथेसिस की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है, रिलीज की। रिलीज को कौन इनहिबिट करेगी, सो मैग्नीशियम आयन, ट्राइएसिटाइलकोलिन, वेसा एमिनोल एंड ऑल ऑफ द अबो। सो करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम आयन, कि मैग्नीशियम आयन इसको रिलीज आउट नहीं होने देंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 विच इज द कंपोजिशन ऑफ वेगस नर्व। वेगस नर्व का कंपोजिशन बताना है, ठीक है, कि इट इज एंटायरली सेंसिटिव, प्योरली मोटर, नहीं, 3/4 सेंसरी एंड 1/4 इज मोटर, ठीक है, और 1/4 इज सेंसरी एंड 3/4 इज मोटर। नहीं, देखो ये क्या होती है, जो आपकी वेगस नर्व होती है ये 3/4 टाइम्स तो आपके सेंसरी होती है और 1/4 टाइम यहाँ पे मोटर होती है। दोनों तरीके का एक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है वेगस नर्व्स के अंदर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 दैट द सीलियरी मसल्स ऑफ द आइरिस हैज प्रीडोमिनेटिंग। जो सीलियरी मसल्स होती है ना आइरिस की, सीलियरी मसल्स, वो कौन सा एक्शन यहाँ पर डोमिनेटली, मतलब उस पर डोमिनेटिंग होता है, सिंपैथेटिक इनर्वेशन, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन, सोमेटिक इनर्वेशन एंड मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पर जो प्री डोमिनेटिंग है वो है आपका पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 दैट फॉलोइंग इज अ शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टरीज। एंटीकोलिनेस्टरीज बेसिकली वो ड्रग्स होंगी जो कि
अब शॉर्टेस्ट एक्टिंग पूछा है इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42 दैट कैटेकोलामीन डी मिथाइल ट्रांसफरेज इज फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट कि जो आपकी कैटेकोलामीन डी मिथाइल ट्रांसफरेज ड्रग है ये किस में पाई जाती है ऑल एक्सेप्ट ठीक है मतलब तीनों में पाई जाएगी सिर्फ एक है जिसमें नहीं पाई जाएगी तो आपकी कैटेकोलामीन डी मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम किस में पाया जाता है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स में ब्रेन में किडनी में नन ऑफ द अबोव देखो किसमें नहीं पाया जाता है ऑल एक्सेप्ट बोला है ना इन ऑल एक्सेप्ट हाँ यानी कि किसमें नहीं पाया जाता तो आपको पता है कि एड्रेनर्जिक जो रहते हैं ना मिथाइल ट्रांसफरेज बेसिकली क्या करता है मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करके जो आपका कैटेकोलामीन होता है उनका मेटाबॉलिज्म करने में हेल्पफुल होता है तो मेटाबॉलिज्म कहाँ नहीं होगा ये सोचो कि एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स भी नहीं होगा जहां पर हमको एड्रेनर्जिक ड्रग फॉर्म करनी होगी तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए Next is question number 43 that beta 3 receptors are present in adipose tissues, smooth muscles, heart muscles देखो यहाँ पर होता है M1 यहाँ पर होता है M2 और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर होता है M3 ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर होता है आपके बीटा 1 यहाँ पर होगा आपका बीटा 2 और यहाँ पर होगा आपका बीटा 3 तो यही पूछ रहा है कि बीटा 3 कहाँ पे प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यूज के अंदर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 की बीटा 1 कहाँ पे प्रेजेंट है लीवर किडनी ब्रेन एंड नन ऑफ द अबो तो वही अभी मैंने जस्ट बताया कि भाई बीटा 1 कहाँ पे प्रेजेंट है आपकी किडनीज के अंदर स्मूथ मसल किडनी के स्मूथ मसल्स के अंदर तो यहाँ पर होगा बीटा 1 करेक्ट आंसर इज बी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 दैट एक्टिविटी ऑफ बीच एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इज लिंक्ड टू द एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन कि इनमें से कौन सा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है ठीक है जिसकी एक्टिविटी जो होगी वो जी प्रोटीन की एक्टिविटी के साथ रिलेटेड होगी सारे आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है जब ये इनकी एक्टिविटी किसके साथ जी प्रोटीन के साथ रिलेटेड है ठीक है तो तीनों की एक्टिविटी रिलेटेड है दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैविंग अ हाईएस्ट अल्फा एगोनिस्टिक एक्टिविटी अल्फा एगोनिस्टिक एक्टिविटी किसकी देखने को मिलती है सबसे ज्यादा एपिनेफ्रीन नॉरएपिनेफ्रीन एफ्रिडीन या एम्फेटामिन एपिनेफ्रीन ऑब्वियस ही बात है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 दैट एट्रोपिन इज एंटागोनिस्ट टू विच टाइप ऑफ मस्कैरिनिक यहाँ पर कौन सा मस्कैरिनिक है जिसका एट्रोपिन पर्टिकुलरली किसका एंटागोनिस्ट होता है M1 रिसेप्टर का तो M1 पर जाकर के उसको ब्लॉकिंग एक्शन करके काम करता है ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 दैट इरेजेस एक्सेप्ट पैराथायोन पायरिडोस्टिग्मीन ड्राइफूस और इकोथायोफेट ये सब इनडायरेक्ट एक्टिंग है आप ध्यान से देखो ये तीनों इनडायरेक्ट एक्टिंग है ये सिर्फ डायरेक्ट एक्टिंग है तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए मतलब एलिमिनेशन रूल भी अप्लाई होता था यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 दैट ऑर्डर ऑफ पैरालिसिस विद द डी ट्यूबिकुलिन इज डी ट्यूबिकुलिन जब यहाँ पे पैरालिसिस करता है तो सबसे पहले किसको पैरालाइज करेगा सबसे पहले यहाँ से देखो हमेशा ना यहाँ से बढ़ता है पैरालिसिस का है ना यहाँ से होता हुआ फिर सीधा हार्ट तक जाता है लास्ट में तो पहला फिंगर्स से शुरू करेंगे फिंगर्स से जाता हुआ आपके यहाँ से बढ़ेगा यहाँ से बढ़ता हुआ आपके लिम्स से होता हुआ आईज में ठीक है लिम्स में फिर उसके बाद यहाँ से होता हुआ नेक में नेक से आपके रेस्पिरेटरी ट्रंक में होता हुआ पूरी बॉडी को मतलब वन साइडेड बॉडी को पैरालाइज कर देता है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल अकरिंग टर्शरी अमीन एंटीकोलिनेस्ट्रेज देखो पहली बात तो ये कि तीनों ही एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम पे काम करती है अब इसके अंदर टर्शरी अमीन किसमें प्रेजेंट है तो आपको केमिकल स्ट्रक्चर में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि जो फाइसोस्टिग्मेन है ये आपकी टर्शरी होती है टर्शरी इसलिए होती है एक्चुअली ये रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है ये वाला नाइट्रोजन और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन हो रखी थी तो ये एक से जुड़ी है तो प्राइमरी दो से जुड़ी है तो सेकेंडरी और तीन से जुड़ी है इसलिए टर्शरी तो करेक्ट आंसर इज फाइसोस्टिग्मेन ऑप्शन नंबर डी ठीक है तो ये हुए हमारे थर्ड यूनिट के जनरल एमसीक्यूज जो मोस्टली यहाँ पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ फोर्थ यूनिट के साथ उसके एमसीक्यूज के साथ टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट बाय बाय